मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और आज़म खान की हिमायत में अब देश के कई बड़े नेताओं ने अपना बयान जारी किया है। अमेरिका में एक मुसलमान को नाम और मज़हब की वजह से मारा गया है। मौलाना जरजीस अंसारी, इन्होंने एक विवादित बयान दिया है और अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बल्कि इनके खिलाफ पंडितों ने और शिद्दत पसंदों ने नया हंगामा शुरू कर दिया है। एक और ख़बर सामने आ रही है जिसमें देखा जा रहा है कि राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाने की वजह से एक पंडित को, एक पुजारी को टीवी चैनल के लाइव शो में चप्पल से मारा गया है। खबर दर खबर में इन तमाम खबरों की तफसील जानेंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर अनवर इब्राहिम ने क्यों इसराइल के ख़िलाफ़ इतना बड़ा एक्शन ले लिया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग जारी है और इस जंग के दौरान अब अमेरिका ने इसराइल के ख़िलाफ़ एक बयान दिया है और इसकी वजह से जो एक नई बहस शुरू हुई है उसका मतलब क्या है, उसको भी ख़बर दर ख़बर में समझेंगे। आखिर में सोनम वांगचुक के बारे में बताएंगे कि क्या हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और उसके बाद वसुंधरा राजे का वो बयान भी आपको सुनाएंगे जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी को, अपनी ही सरकार को और अपने लोगों को यानी मोदी और योगी को नसीहत की है कि उन्हें कैसे सरकार चलानी चाहिए। तो आइए इन तमाम ख़बरों को तफसील से जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है मिला टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। ये खबर आप जान चुके हैं कि रामपुर में मौजूद मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बुलडोज़ करने का फ़ैसला सुना दिया है रामपुर के डीएम ने अपना एक फरमान जारी किया और कहा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जो 40 इमारतें हैं उनमें से 38 इमारतों का बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है, इसलिए उन सबको बुलडोज़ किया जाएगा। 15 दिनों का टाइम दिया गया है। उधर यूनिवर्सिटी में तालीम जारी है और उस यूनिवर्सिटी के फाउंडर और बानी आज़म खान और उनके बेटे रामपुर जेल में बंद है। जैसे ही रामपुर डीएम का ये बयान और फरमान जारी हुआ, हर तरफ से उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है और अब बड़े बड़े नेताओं ने भी आज़म खान की हिमायत की है और योगी सरकार के ख़िलाफ़ बयान जारी किया है। उत्तर प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने भी आज़म खान की हिमायत में और डीएम के फरमान के ख़िलाफ़ उन्होंने ट्विटर पर लिखा और कहा कि बीजेपी को हमेशा एजुकेशन में, तालीम में सियासत नज़र आती है और एक एजुकेशन की जो संस्था है उसको बुलडोज़ कराया जा रहा है, आखिर क्यों। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि आरएसएस के जो इस तरह के इदारे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, बग़ैर नक्शा पास के जो बिल्डिंगें बनी हुई है उनको कब मुनहदिम किया जाएगा, कब उन पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा एमपी है और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन है कांग्रेस में, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का अगर नक्शा पास नहीं है और इस वजह से बुलडोज़ कर दिया जाएगा तो देश में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिनका नक्शा पास नहीं है, तो क्या उन सब को मुनहदिम कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि डीएम की जो ऑफिस होती है उसका भी नक्शा पास नहीं है, तो क्या उसे भी तोड़ा जाएगा। आसिम वक़ार ने भी सवाल उठाया, आप सुनिए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर जो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का ऐलान किया गया है वो सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है कि वो आजम खान ने बनाया है। आजम खान साहब की जाती नफरत की वजह से उनके द्वारा बनाई गई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को यह कहकर ध्वस्त किया जा रहा है कि उनके नक्शे पास नहीं है। नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास हैं जो 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई, 6-6 फ्लोर, 5-5 फ्लोर, 4-4 फ्लोर, उनके भी नक्शे पास नहीं है। तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा? जब उत्तर प्रदेश में कानून ही नहीं है 3000 स्क्वायर फीट पर 5 फ्लोर बनाने का, 4000 स्क्वायर फीट पर 6 फ्लोर बनाने का, 6000 स्क्वायर फीट पर 7 फ्लोर बनाने का, जब कानूनी नहीं है तो बनी कैसे? और बनी है तो अधिकारियों की देखरेख में बनी है। तो जब वो बिना नक्शे के लाखों बिल्डिंग बन सकती हैं, तो अगर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 कमरे, 38 इमारतें बन गई हैं,
तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप कंपाउंडिंग लेकर उसको रेगुलराइज कर दीजिए, उसका नक्शा पास कर दीजिए। भाई ये किसी निजी बिल्डिंग का या निजी निवास का या किसी घर का मामला नहीं है, ये विश्वविद्यालय का मामला है और विश्वविद्यालय बहुत मुश्किल से बनते हैं। विश्वविद्यालयों में बच्चों का भविष्य होता है। मुझे लगता है कि 3 से 4 हजार बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। उनके कैरियर का क्या है, उनके एकेडमिक उसका क्या है ईयर का। और डीएम साहब ऐलान कर रहे हैं बैठकर बड़े जोरदार आवाज में कि 40 में से 38 इमारतें अवैध हैं, उनके नक्शे पास नहीं है, सिर्फ 2 के पास हैं, इसलिए उनको 15 दिन का वक्त दिया जा रहा है, ध्वस्त किया जाएगा। मुझे लगता है कि अगर डीएम साहब से ये पूछ लिया जाए कि जिस ऑफिस में आप बैठते हैं या जिस घर में रहते हैं उसका नक्शा पास है, तो बता नहीं पाएंगे। लखनऊ में और बाकी जगह पर जो अवैध बिल्डर्स हैं उन्होंने न जाने कितनी घनी आबादियों में चुपचाप अवैध तरीके से बेसमेंट खोद दिए हैं। सब अधिकारियों की नजर में है, उन पर तो कार्रवाई नहीं हो रही है। तो विश्वविद्यालय पर कार्रवाई इसलिए हो रही है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर, कि वो विश्वविद्यालय आजम खां से जुड़ा हुआ है, उनके नाम से जुड़ा हुआ है। मैं योगी जी से गुजारिश करता हूं कि ध्वस्तीकरण से बेहतर है कि उस विश्वविद्यालय के जो 38 इमारतें हैं उनका नक्शा कंपाउंडिंग लेकर पास कर दीजिए और सरकार उसको अपने अधीन करके चला ले। आप आजम साहब से बात कीजिए, लेकिन किसी भी बेहतर मुख्यमंत्री को ये कार्य नहीं करना चाहिए। ये ठीक कार्य नहीं है, ये ठीक काम नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ध्वस्तीकरण से बेहतर है कि उसको सरकार चलाए। अमेरिका पूरी दुनिया को ह्यूमन राइट्स का सबक पढ़ाता है। अमेरिका पूरी दुनिया को ये बताता है कि सेकुलरिज्म ही असल है, लेकिन खुद उसी अमेरिका में बार बार ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाई जाती है, मजहब के नाम पर टारगेट किया जाता है। अब ताज़ा मामला ये सामने आया है कि इंडिया के एक मुसलमान को उनका नाम पूछकर मारा गया है और चाकू से अटैक किया गया। 1-2 बार नहीं बल्कि 15 मरतबा चाकू से अटैक किया गया, मारा गया। सीसीटीवी की फुटेज भी वायरल हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकता। यूट्यूब की सख्त गाइडलाइन की वजह से। इस मुसलमान का नाम है सैयद सुहेलुद्दीन और उपता जो एक स्टेट है अमेरिका में, वहाँ हमला हुआ है मॉल के बाहर। और अमेरिका में ये कोई पहला मामला इस तरह का नहीं है, इससे पहले भी वहाँ कई हिंदू नौजवानों को हिंदू होने की वजह से मारा गया या मुसलमान को इससे पहले मारा गया। कई मरतबा मस्जिदों पर वहाँ फायरिंग हुई, हमला हुआ है। कुछ दिनों पहले की ही खबर है कि अमेरिका में भारतीय झंडा का भी अपमान किया गया था और मुंबई के मशहूर एक्टिविस्ट और ताजिर जमील मर्चेंट ने उसके खिलाफ मुकदमा भी अदालत में दायर किया है, नोटिस भी भेज रखा है। अब आइए बात करते हैं एक और अहम तरीन खबर के बारे में। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग लगातार जारी है। गुज़िश्ता रात भी अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, कई फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। उसके अलावा अमेरिका ने कैंसर अस्पताल के बाहर भी हमला किया। अहवाज शहर में अमेरिकी हमले में अस्पताल को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी का नुकसान नहीं हुआ। अस्पताल में जितने लोग एडमिट थे उन सबको कहीं और शिफ्ट किया गया। उसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी फौज अड्डे पर हमला किया, उसको निशाना बनाया है। अब एक और अहम खबर सामने आई है। खबर यह है कि अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग है ये जंग लंबी चले और चंद महीनों में इसका एंड और ख़ात्मा ना हो जाए। जेडी वेंस ने यह भी कहा कि इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करे ईरान में, और जिस तरह इराक में अमेरिका ने अपनी आर्मी को भेजा, लंबे अरसे तक अमेरिकी आर्मी को इराक में रहना पड़ा और इराक में सद्दाम हुसैन का रिजीम चेंज किया अमेरिकी फ़ौज ने, उसी तरह ईरान में भी अमेरिका अपनी ग्राउंड आर्मी को भेजे, इन्वेजन करे और वहाँ रिजीम को चेंज करे अमेरिका। ये इजराइल का एजेंडा है। इजराइल यही चाहता है
लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया है। उसके अलावा ये खबर भी सामने आ रही है कि ईरान का जो खर्ग आइलैंड है, जहां सबसे ज़्यादा पेट्रोल पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है, गैस पाया जाता है, उस पर हमला करना, उसको अपने कब्ज़े में लेना लेकिन अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। उधर ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने खर्ग आइलैंड पर ग्राउंड इन्वेजन किया या कोई और हमला किया तो ईरान अब अमेरिकी एसेट्स पर हमला करेगा। मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर है या किसी भी कंपनी में, किसी भी बिल्डिंग में किसी अमेरिकी कंपनी का शेयर है तो उसको ईरान निशाना बनाएगा। और ईरान ने पहले भी अमेरिका को यही धमकी दी थी, उसके बाद अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था। अब दोबारा ईरान ने अमेरिका को यही धमकी दी है। उसके अलावा ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि अब वो अमेरिका के साथ डायलॉग और बातचीत नहीं करेगा। ईरान को इसकी ज़रूरत नहीं है। मौलाना जर्जीस अंसारी, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा, इनको देखा होगा। उत्तर प्रदेश के इटावा से इनका ताल्लुक़ है और बड़े ही मशहूर, बेबाक और शोला बयां मुक़र्रिर है। जिस जलसे में जाते हैं उस जलसा को कामयाब बना देते हैं। जल्दी जलसा वालों को इनका टाइम नहीं मिलता है। अब इनकी एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और कहा जा रहा है ये इनका विवादित बयान है, मुतनाज़ बयान है, जिसमें हिंदू धर्म के लोगों को इन्होंने तकलीफ़ पहुंचाने का काम किया है। दरअसल अपनी तकरीर में इन्होंने कहा कि हिंदुओं के भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे, वो इस्लाम के प्रचारक थे, मुबल्लिग थे, 5 वक्त की नमाज़ें अदा करते थे। और इनकी जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, हिंदुओं ने इनके ख़िलाफ़ अब लिखना शुरू कर दिया है, बोलना शुरू कर दिया है। लखनऊ के हज़रतगंज पुलिस स्टेशन में इनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज हो गई है। इसके अलावा एक और हिंदू पुजारी है जिसका नाम है महंत विष्णु दास। इन्होंने इनका सर कलम करने का ऐलान किया है और इनाम भी मुकर्रर कर दिया है कि जो कोई भी मौलाना जर्जीस अंसारी का सर काट कर लाएगा उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मौलाना जर्जीस अंसारी ने क्या कहा है आप सुनिए। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानम, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। मौलाना जर्जीस अंसारी के इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मेरी पर्सनल राय यह है कि इस तरह का बयान किसी भी मुसलमान को, किसी भी शख्स को नहीं देना चाहिए। हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला ये बयान है और मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। हिंदुओं की अपनी आस्था है, उनका अपना अक़ीदा है और किसी भी धर्म की अहम तरीन जो शख्सियत है या जिसको भगवान मानते हैं, अगर आप उनके बारे में इस तरह का दावा करेंगे तो यकीनन विवाद होगा, तनाज़ो होगा। इस तरह का बयान देने से अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। जिस तरह मुसलमानों की अहम तरीन शख्सियात के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो हमें तकलीफ़ पहुँचती है और हालात भी इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। भाई आपको बताते हैं एक और अहम तरीन ख़बर
टीवी चैनल पर लगातार डिबेट होती है और टीवी चैनलों पर जो डिबेट होती है वहाँ मुर्गा लड़ाया जाता है। कई मरतबा टीवी चैनलों पर पिटाई भी होती है, लेकिन इस मरतबा जो पिटाई हुई है वो कुछ अलग कहानी है। एक पंडित को, एक पुजारी को चप्पल से टीवी चैनल के डिबेट में पीटा गया है और पीटने वाला बीजेपी का आरएसएस का लीडर है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हो रही है। जिस पंडित और पुजारी को पीटा गया है उनका नाम है राम मूर्ति और बीजेपी के खिलाफ लगातार वो बोलते हैं, क्योंकि बीजेपी के बारे में उनका अपना नज़रिया है, दावा है कि बीजेपी ने हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम किया है। आरएसएस की वजह से हिंदू मजहब की बदनामी हो रही है। राम मंदिर पर, राम पर और दूसरे लोगों पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अब टीवी चैनल पर डिबेट हो रही थी और डिबेट के दौरान राम मूर्ति ने चंदा चोरी का मुद्दा उठाया और कहा कि कैसे राम मंदिर में चंदा चोरी हो गई, बीजेपी को जवाब देना चाहिए। इसी तरह पंडित जी ने बीजेपी के सदर नितिन नबी की रैली में पिछले दिनों जो कुछ हुआ था उसका भी मुद्दा उठाया। दरअसल बीजेपी के सदर है नितिन नबी और पिछले दिनों उनकी एक रैली निकली थी, जुलूस निकला था और वहाँ भगवान हनुमान का मुखौटा पहनाकर एक शख्स को खड़ा किया गया था और वो डांस कर रहा था। वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई। ये मुद्दा भी पंडित जी ने उठाया और कहा कि जो भगवान हनुमान है उसके लिबास में कैसे एक आम इंसान को डांस कराया जा सकता है। संजय सिंह ने भी उन दिनों आवाज़ उठाई थी। इसके अलावा एक और मुद्दा पंडित जी ने उठाया। अब ये बर्दाश्त नहीं हो सका बीजेपी के नेता कश्यप रेड्डी को और उन्होंने चप्पल से ही टीवी डिबेट में पीटना शुरू कर दिया। जिस चैनल पर यह पिटाई हुई है उस चैनल का नाम है BRK न्यूज़ और मामला है तेलंगाना का। पंडित जी भी तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं और जो बीजेपी का लीडर है कश्यप रेड्डी जिसने चप्पल से पिटाई की है उसका ताल्लुक़ भी तेलंगाना से है। हैदराबाद से एक और ख़बर सामने आ रही है। दरअसल मामला यह है कि हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में एक हिंदू फैमिली का बच्चा पढ़ रहा था क्लास 2 में। अब जब वो बच्चा अपने घर पर जाता है तो उसकी माँ को पता चलता है कि मेरे बेटे से क्लास में कलमा पढ़वाया जाता है, कुरान मजीद की आयत तिलावत करवाई जाती है। होमवर्क जो करने को मिला था उसमें भी ये लिखा हुआ था। अब हिंदू बच्चे की माँ प्राइवेट स्कूल में पहुंचती है, हंगामा करती है, एतराज़ करती है और कहती है मैं हिंदू फैमिली से हूँ, मेरा बच्चा हिंदू है, तो आप कैसे उससे कलमा पढ़वा सकते हैं, कुरान मजीद की आयत तिलावत करवा सकते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई। उसके बाद उस टीचर को हटा दिया गया है स्कूल से जिसने ऐसा किया है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला शुरू कर दिया और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जानबूझकर प्राइवेट स्कूल में हिंदू बच्चों से कलमा पढ़वाती है और कांग्रेस का पूरा एजेंडा चल रहा है। मलेशिया के वजीर आज़म डॉक्टर अनवर इब्राहिम ने एक फ़ैसला किया है और उनका फ़ैसला यह है कि इस्राएली शहरी को मलेशिया से चुन चुन कर निकाला जाएगा। वजह यह है कि मलेशिया में इस्राएली शहरी पहुंच रहे हैं चुपके से और मलेशिया में वो हंगामा करना चाहते हैं, अटैक करवाना चाहते हैं। मलेशिया ने इसराइल को अभी तक मंजूर नहीं कर रखा है। मलेशिया और इसराइल के दरमियान इन दोनों ताल्लुकात भी नहीं है। इसके बावजूद इसराइल के कुछ शहरियों ने मलेशिया पहुंचने की कोशिश की, तो अब मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर अनवर इब्राहिम ने साफ ऐलान कर दिया है कि इसराइली शहरियों को चुन चुन कर मलेशिया से निकाला जाएगा। पाकिस्तान से खबर सामने आ रही है। दरअसल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आवाम एहतजाज कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, उस पर लगातार फायरिंग हो रही है और आर्मी की ताज़ा फायरिंग में 9 लोगों की वहां मौत हो गई है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पिछले 1 महीने से एहतजाज का, प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है और अब पुलिस ने, आर्मी ने फायरिंग करना शुरू कर दिया है। इंडिया ने इससे पहले आवाज़ भी उठाई थी इसके खिलाफ कि क्यों वहाँ लोगों को मारा जा रहा है। अब ताज़ा वाक़या यह है कि मज़ीद 9 लोगों की पाकिस्तान फ़ौज की फायरिंग से हलाकत हो गई है। और अब बात करते हैं जंतर मंतर पर जारी प्रोटेस्ट के बारे में। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनके भूख हड़ताल का आज 19वां दिन है। सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उस पर सुनवाई की और सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को नोटिस भेजा। उसके अलावा दिल्ली सरकार को भी नोटिस इशू किया गया। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है, उनका जायज़ा लिया जा रहा है और सरकार नहीं चाहती कि उनकी मौत हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार को पाबंद बनाया और कहा कि सोनम वांगचुक की लगातार जांच कराई जाए, डॉक्टरों के ज़रिए उनकी निगरानी की जाए, उनकी जान कीमती है, उनकी जान अहम है, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। उधर देश भर के लोग सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि सरकार सोनम वांगचुक से क्यों बातचीत नहीं कर रही है। सरकार
अपना डेलीगेशन क्यों नहीं भेज रही है। सुधीर चौधरी की सच्चाई तो कल के खबर दर खबर में मैंने आपको बता दिया था। अब कुछ और लोगों ने भी इसी तरह का मुतालबा करना शुरू कर दिया सोनम वांगचुक से कि आपकी ज़िंदगी कीमती है, आपकी जान अहम है, और जितने ककरोच जनता पार्टी के लोग हैं उन्हें चाहिए कि वो सोनम वांगचुक से बातचीत करे और उनसे कहे कि वो अनशन तोड़ दे। लेकिन जो प्रेशर सरकार पर बनना चाहिए था वो प्रेशर नहीं बन पा रहा है। आखिर क्यों? कल वहाँ पर कुणाल कामरा भी गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी पहुँचे थे। क्या कुछ जंतर मंतर पर हुआ है कल और आज, उसकी एक झलक आप देखिए। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कुर्सी तो है, धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं कहना चाहता हूं, सुनो भाई, कुर्सी तो है, आपका जनाजा थोड़ा ही है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों चिपक के बैठे? ये तो एक केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफे की बात, ऐसे कितने ही मंत्रियों को लगातार इस्तीफे देने पड़ेंगे। देखो 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा तो प्रोटेस्ट होगा, और ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि पिछले 10, 12, 15 साल में तो ऐसा प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं हुआ होगा। वसुंधरा राजे सिंधिया, बीजेपी में इनका बहुत बड़ा नाम है, राजस्थान की चीफ मिनिस्टर रह चुकी है। हालांकि इस वक्त बीजेपी में ये किसी ओहदे पर नहीं है। अब ये एक जलसे को खिताब कर रही थी और भाषण के दौरान इन्होंने बीजेपी को, अपनी ही पार्टी के नेताओं को नसीहत की। नाम इन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन बगैर नाम लिए हुए इन्होंने सब कुछ कह दिया। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि दुश्मनी करो, लेकिन इतनी करो कि जब मुलाकात हो तो शर्मिंदगी न उठानी पड़े, कुछ गुंजाइश भी छोड़ दो। वसुंधरा राजे सिंधिया की जो स्पीच है ये सुनने से ताल्लुक़ रखती है, और मैं चाहूँगा कि 5 मिनट की स्पीच वसुंधरा राजे की ज़रूर सुन लीजिए, क्योंकि बीजेपी में आज भी कुछ ऐसे लीडर हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जिनको नरेंद्र मोदी की पॉलिसी पसंद नहीं है, अमित शाह की पॉलिसी पसंद नहीं है, योगी आदित्यनाथ का जो एजेंडा है वो पसंद नहीं है उन लोगों को। और इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है टीवी चैनलों पर। मेन स्ट्रीम मीडिया में इन लोगों को स्पेस नहीं दिया जाता, इनकी खबरों को नहीं बताया जाता है, लेकिन आप यहाँ पर सुनिए। विपक्ष के नेताओं को आप इतना भाव क्यों देते हो? तो उन्होंने कहा भाई थोड़ा इतिहास में चलो। सिकंदर और पोरस की कहानी मेरे को सुनाई उन्होंने कहा जब वो बंदी बनाकर पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा कि मैं तुमसे क्या करूं, तेरे को मारा जाए या तेरे को बचाया जाए? तो उसने इतना ही जवाब दिया उनको कि एक शासक जो दूसरे शासक के साथ व्यवहार करता है वही व्यवहार आप करिए। तो नेचुरली उन्होंने उसको छोड़ दिया और उन्होंने वही किया। पर मेरा ये कहना है, और मैं ये सही भी है, मैं समझती हूँ कि दुश्मनी तो जम के करो भाई, परंतु थोड़ी सी खिड़की छोड़ दो, थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दो, ताकि जब कभी हम लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो हमको शर्मिंदा ना होना पड़े। इतनी तो आप लोगों को रखने की ज़रूरत है। देखो, मैं ले जाती हूँ आपको पीवी नरसिम्हा राव के टाइम। पीवी नरसिम्हा राव और अटल जी की बहुत अच्छी मित्रता थी। 27 फरवरी 1994 में पाकिस्तान ने जिनीवा में भारत के खिलाफ एक मानव अधिकार प्रस्ताव पेश किया, तो वो अपनी पार्टी का किसी को भी भेज सकते थे। उन्होंने पहले ढूंढा सबसे बेस्ट आदमी कौन होगा इस चीज़ को ठीक करने के लिए। उन्हें मालूम था कि अटल जी अगर जाएंगे तो ये प्रस्ताव पास ही नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने अटल जी को जिनीवा भेजा और वही हुआ जो उन्होंने सोचा था, वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ। डॉक्टर अबरार अहमद 1999 में मेरे साथ चुनाव लड़े थे झालावाड़ के, और मैं आपको बताना चाहती हूँ उनकी डेथ हुई कुछ दिनों बाद। उनकी डेथ हुई तो उनका शव जो था वो कांग्रेस कार्यालय में जल्दी सुबह लाया गया था। सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं पहुंची थी वहाँ, क्योंकि ज़्यादा कांग्रेस के लोग भी नहीं थे,
और मेरे बहुत सारे शुभचिंतक थे, तो उन शुभचिंतकों ने मेरे से कहा कि आप क्यों जा रहे हो कांग्रेस के कार्यालय के अंदर, ये जाना चाहिए क्या? तो मैंने मेरे अपने शुभचिंतकों को यही कहा कि देखो, इंसानियत, और मैं आपको भी ये कह रही हूँ, इंसानियत जो होती है वो राजनीति की लक्ष्मण रेखा से बड़ी होनी चाहिए। कुछ भी करो आप, उसको बड़ा होना चाहिए। ऐसे काम में अगर हम लोगों को ऐसा कभी कोई मौका मिलता है, ऐसा कभी होता है, तो अगर हम लोग चले जाते हैं मरण में, शादियों में, बच्चों के पैदा होने पर, तो इसमें कोई बुरा मानेगा नहीं, क्योंकि ये सामाजिक रिश्ते हैं जो सामाजिक रिश्तों को राजनीतिक वजह से अपने को खराब करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे दोनों के विचार नहीं मिले, ठीक है, परंतु हाउस के बाहर जब जाएंगे तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके ऊपर अपन एक दूसरे से बात तो कर सकें। मुझे देखना मैंने बुरा लगता है जब देखती हूँ कि सदन के अंदर जो अमर्यादित आचरण, इसके छींटे धीरे धीरे लगने लगे। भाषा का स्तर गिर चुका है। एक समय था जब भाई साहब गुलाब जी, राजेंद्र जी, सीपी जोशी साहब, प्रद्युमन सिंह साहब, घनश्याम तिवारी जी, नाथू सिंह गुजर जी दिखे थे मेरे को अभी, हाँ, गुजर जी, और हमारे राजपाल सिंह जी शेखावत, उनके साथ साथ आज भी मैं देख रही हूँ कल्ला साहब भी हैं, यहाँ राव साहब भी बैठे हैं, कालीचरण जी भी हैं। ये सब लोग जब पढ़ के जाते थे और जब वो आते थे हाउस के अंदर बोलने के लिए, आज बहुत है, ऐसे नहीं है, मैं तो खाली कुछ जो नाम है वो ले रही हूँ, किसी का छूट गया तो, पर मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे लोग जब जाते थे, पढ़ के समझ के जब जाते थे, तो हाउस फुल होता था और हाउस आराम से दोनों तरफ के लोग उनके भाषणों को सुनते थे और उससे कुछ समझ करके अपने घर ले जाते थे। पर आजकल क्या है कि जो अधिकतम नए सदस्य हैं वो बोलने की तैयारी करके नहीं आते। भैरव सिंह शेखावत साहब, सतीश जी अग्रवाल साहब, उनके समय के अंदर वो इसी विधानसभा के लाइब्रेरी में जाके, और आपको भी मालूम है, देर देर तक बैठ के वो पुस्तकों को पढ़ते थे, सब चीज़ों को पढ़ते थे, और जब वो आते थे हाउस के अंदर तो उनके तर्कों के आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता था। खबर दर खबर में आज इतना ही। कैसा लगता है आपको ये प्रोग्राम कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिला टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिला टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिला टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिला टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।